Namaste everyone, welcome to GS of Civil Services classes. ज्योग्राफी का जो NCERT सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द क्लास सेवेंथ में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 चैप्टर्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4th चैप्टर टुडे. द चैप्टर इज़ अबाउट द एयर. ठीक है, एंड आई होप यू हैव वॉच ऑल द 3 लेक्चर्स एंड आप साइड बाई साइड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज हैं जो मैं लास्ट में करवाती हूँ आप वो भी करते होगे एंड रिवीज़न करते रहना, बिकॉज जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको आपको क्या करना है, या तो आप बुक लेके बैठो, फिज़िकली बुक लेके बैठो, या तो टैब में खोल लो बुक को एंड साथ साथ ही हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वहीं पे लिखते जाओ, सो दैट व्हेन यू गो बैक टू दैट चैप्टर रिवीजन के लिए देन आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ोगे, जो पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा लिखा है वो पढ़ोगे एंड द रिवीजन विल बी डन इन ए वेरी लेस टाइम. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट GS आपका 13 जून से 72nd BPSC प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रही है. सो दोज हु वांट टू ज्वाइन इट यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम. GS आपके साइट पे भी आप देख सकते हो. एंड मेनी ऑफ़ यू हैज़ पर्सनली मैसेज मी अबाउट द नोट्स कि नोट्स के PDF आपको कहाँ से मिलेंगे. देन गो टू द GS हब ऐप पे जाओ, वहाँ पे यू विल फाइंड द प्रीलिम्स नोट्स और वहाँ पे वी हैव अपलोडेड द डेमो नोट्स. ठीक है, हर सब्जेक्ट के तीन टॉपिक के हमने नोट्स डाले हैं फॉर यू टू एनालाइज फर्स्ट, कि देख लो नोट्स कैसी क्वालिटी है एंड देन यू कैन गो अहेड विद द परचेज इफ़ यू वांट टू बाई इट. ठीक है, तो बहुत ही क्वालिटी नोट्स है. दोज ऑफ यू हैव वांटेड टू नो द सैम्पल्स देन यू कैन चेक द GS हब ऐप, और कुछ सैम्पल्स हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि आपको उसको लेना है कि नहीं लेना. द वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, द इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. वी हैव स्टिक टू द स्टैंडर्ड बुक्स, लाइक अगर हिस्ट्री का हमने प्रोवाइड किया तो हमने स्पेक्ट्रम फॉलो किया है. अगर बिहार स्पेशल का हमने प्रोवाइड किया है तो जो भी बिहार स्पेशल की जो बिहार एट ग्लांस की बुक है हमारी, उसके अलावा जो करीमी सर की जो इम्तियाज़ अहमद सर की जो MCQ की बुक है उससे हमने स्टिक किया है और उसी से एक्सट्रैक्ट करके आपको एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स दिया है. ठीक है, एंड फॉर द करेंट अफेयर्स हमने उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है जिसमें बिहार स्पेसिफिक डेटाज भी है. तो इट इज़ लाइक अ बिहार स्पेशल नोट्स जिसमें बिहार स्पेसिफिक डेटा के साथ साथ करेंट अफेयर्स उस डिस्ट्रिक्ट का है. ठीक है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक PDF नोट होगा 2 से 3 पन्ने का. अगर उतना ही कर लेते हो इट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट एज वेल. सो ऑल दीज नोट्स आई हैव बीन अपलोडेड इन द GS हब ऐप. वहाँ से आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. इफ़ यू वांट देन यू कैन गो अहेड विद द परचेस. ऑलराइट, चलिए आज हम लोग जो 4th चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर इज़ अबाउट द एयर. अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. एयर है तो ऑब्वियसली यू हैव डिकोडेड द चैप्टर के हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू नो कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने की वजह से हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द क्लाइमेट एंड वेदर. ठीक है, एटमॉस्फेयर में विंड एयर क्या है, मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं, तो विंड के बारे में हम भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. थोड़ा बहुत रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे. कैटेगराइजेशन इसमें दिया गया है बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट इसको और भी डिटेल आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग देखेंगे. इसके अलावा हमें इसमें पढ़ना है थोड़ा बहुत साइक्लोन के बारे में. ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसमें हमें इसको कवर करना है. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जैसा आप पैटर्न देख रहे हो BPSC का चेंजिंग पैटर्न है, तो वो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछने पे रिलाई कर रही है. तो हमें भी अपनी जो अप्रोचेज़ है अब रटने की वजह हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है, सो डैट अगर कितना भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन BPSC पूछे यू हैव द अंडरस्टैंडिंग इनफ कि आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ और सही अटैम्प्ट कर पाओ. ठीक है, चलो. सो द चैप्टर इज़ अबाउट द एयर, क्लास 7 अगेन NCERT. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा अर्थ है वो एक एटमॉस्फेयर, एक एयर से सराउंडेड होता है. उस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, ये जो इस अर्थ पे अर्थ के टेम्परेचर, प्रेशर और जो लिविंग कंडीशन है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सो डैट यहाँ पे लिविंग बींग्स रह सकते हैं. प्लांट एनिमल्स आपको दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स यहाँ रह सकते हैं. ठीक है, तो इट मेक्स अर्थ लिविंग एंड सर्वाइविंग फॉर द लिविंग बींग्स. ठीक है, सो ऑल लिविंग बींग्स ऑन डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल.
हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं, हमें जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जो सन रेज़ का हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, अल्ट्रावायलेट रेज़ है, उससे हमें ये एटमॉस्फेयर बचाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ द लिवेबल बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो सन रेज़ हैं वो इससे हमें बचाता है और यहाँ के टेम्परेचर को कंड्यूसिव इनफ रखता है ताकि हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इट इज़ नथिंग बट अ मास ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, दैट कंट्रोल द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑन द अर्थ टू मेक इट लिवेबल फॉर द लिविंग बींग्स, ठीक है। ये एक क्लियर डेफिनेशन है एटमॉस्फेयर का। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू के थ्रू कि फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है और उसमें आपको 3-4 फंक्शंस दिया जाए, तो यू कैन डेफिनेटली एबल टू गेस कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ मास ऑफ एयर, ठीक है। बहुत बड़ा मास है एयर का, बट एयर शुड बी कंपोज ऑफ समथिंग, किसी ना किसी चीज़ से बना होगा एयर। हर चीज़ का कुछ ना कुछ कंपोजिशन होता है, उसका कुछ कंपोनेंट होता है। तो एयर का कंपोजिशन क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने पाई चार्ट की मदद से एक कंपोजिशन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि नाइट्रोजन जो है 78% ऑफ कंपोनेंट है एयर का, ठीक है। 78, मान लीजिए अगर 100 ग्राम ऑफ एयर है तो उसमें 78 ग्राम आपका नाइट्रोजन है, 21 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ये टोटल आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 99। अब बचा 1 ग्राम। अब 1 ग्राम में क्या क्या है? 1 ग्राम में आप जब देखोगे तो CO2 जो है वो 0.03% है, आर्गन है वो 0.93% है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे लाइक इनर्ट गैसेस भी हैं एयर में जिसकी कंपोजिशन 0.04% के अराउंड ही है सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम हाईएस्ट कंपोजिशन अगर देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, उसके बाद अगर हम देखें तो आर्गन का है, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि व्हाट ऑल द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, बेसिकली एयर का कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटीज 0.04 के ये में, ठीक है। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है। व्हेन वी इनहेल नाइट्रोजन वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। ऑब्वियसली इतना सारा नाइट्रोजन अगर एयर में है तो वी डेफिनेटली इनहेल नाइट्रोजन। और आपने नाइट्रोजेनिफिकेशन पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट में। तो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को यूज़ करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है सो डैट वो अपने वो जो अपना फंक्शनिंग है उसके सर्वाइवल का वो कर सकती है। तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में, ठीक है। डायरेक्टली प्लांट ले लेती है। और ये इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है जो उन प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, और वहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर नाइट्रोजन एज इट इज़ एयर से लेती है और उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। सेकेंड हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, 21% ऑक्सीजन है एयर में। और ऑक्सीजन ऑब्वियसली क्यों इम्पॉर्टेंट है? द एयर दैट वी ब्रीथ इन इट शुड बी कंपोज मोस्टली ऑफ द ऑक्सीजन इटसेल्फ, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह जो ग्रीन प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को यूज़ करते हुए ये ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज बनाते के साथ ये ऑक्सीजन भी रिलीज़ करती है ग्रीन प्लांट्स। तो दैट्स वाई वी से कि प्लांटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू बैलेंस द कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। इन दिस वे द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन तो हम डिमांड कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन का सप्लाई कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद फिर अनदर इम्पॉर्टेंट गैस होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है टू मेक देयर फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल इसको रिलीज़ करते हैं एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो हम लोग रिलीज़ करते हैं उतना ही को एनिमल प्लांट कंज्यूम करती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ऑफ बर्निंग कोल एंड ऑयल, लेकिन उतना ही प्लांट्स को हम कम करे जा रहे हैं। तो ये जो बैलेंस है
CO2 का, डिमांड और सप्लाई का, सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और इसकी डिमांड जो प्लांट्स करती है वो प्लांट्स को हम कम कर रहे हैं, जिस वजह से डिसबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग। द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज बीइंग इंक्रीजिंग, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर चुका है। That's why we have seen the changes in the monsoonal pattern, we have seen the changes temperature rise में, we have seen the changes in the एग्रीकल्चरल सेटअप में भी हमें इसको चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। वी हैव सीन कितना जल्दी फायर हमें देखने को मिलता है इन द अमेजोन फॉरेस्ट फायर एज वेल एज ग्रासलैंड्स में हमें फायर देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सी मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव learned about the composition of the air and how the balance of the composition of the airs need to be in checked in order to have the livable earth, ठीक है। उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए द कंड्यूसिव कंडीशन दैट all living beings required to live on the earth need to be balanced, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब एयर हीट करते हैं तो ऑब्वियसली जब अगर हम हीट करते हैं तो जिस मॉलिक्यूल से वो बना होता है, जैसे आपने मैटर्स पढ़ा होगा तो मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा होगा, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं रहता, वो एक दूसरे से दूर रहता है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो यही मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, और एक्सपेंड होने के साथ साथ वो लाइटर भी हो जाता है। और जैसे ही कोई सामान लाइटर हो जाता है तो वो उसमें टेंडेंसी होता है कि वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जब वो हीट होगा तो एक्सपेंड होगा और लाइट हो जाएगा तो इट कैन गो अप। उसी तरह जो कोल्ड एयर है वो डेंस होता है, हेवी हो जाता है, तो उसमें जो ऊपर जाने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है और वो विद द वेट जो हेवीनेस है उसके साथ वो नीचे सिंक डाउन करने लगता है। तो यहाँ पे दिया कि जब हॉट एयर राइज होता है तो जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग एरिया का वहाँ पे वो फिल कर देती है और इसी से एयर सर्कुलेशन होता है और इसी एयर सर्कुलेशन को हम लोग विंड कहते हैं, समझे। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, ठीक है। सन के रेस से ये अर्थ क्या है, हीट हो गया, और यहाँ पे जो एयर है ये हीट हो गई, हीटअप हो गई, और हीट होके ये लाइट हो गई, लाइट होने की वजह से ये ऊपर चली गई, ठीक है, ये ऊपर चली गई। उसी तरह यहाँ पे जो एयर है रिलेटिवली इससे कोल्ड एयर है, इतना ये हीटअप नहीं हुआ है, तो ये जो कोल्ड एयर है ये यहाँ पे आ जाएगी बिकॉज कोल्ड एयर हेवी हो जाता है और ये सिंक डाउन हो जाता है। जैसे ही ये स्पेस वेकेंट करती है वार्म एयर, ये कोल्ड एयर इसके स्पेस को ले लेती है और इसी को बोलते हैं हम लोग एयर सर्कुलेशन, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई है। कमिंग टू यहाँ पे भी हमने कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है जिससे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो अर्थ क्या होता, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता और यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज CO2 में एक चीज़ मतलब एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हीट को ट्रैप करके रखता है ताकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कंड्यूसिव हो जाए, ठीक है। बट जैसे ही अगर इसका लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री और कार फ्यूम्स, तो जो हीट रिटेन्ड है, जो कैप्चर करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना हीट को ट्रैप करेगी, तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसी से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। जिस ग्लोबल वार्मिंग का हमें इम्पैक्ट स्नो जो कोल्डेस्ट एरियाज़ में होते थे वर्ल्ड में वो वहाँ पे मेल्ट होने लगे हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने लगे हैं, जिस वजह से सी लेवल राइज़ हो गया है। सी लेवल जैसे ही राइज़ होगा, फॉर एग्जांपल ये इंडिया का कोस्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इसका सी लेवल राइज होगा तो जो इंडिया का कोस्ट है इससे सी लेवल ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ के वाले एरिया में क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज़ में आपको फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं, क्लाइमेट में आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एंड टेम्परेचर अगर ज़्यादा चेंज हो गया तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो एक्सट्रीम चेंजेस को
सह नहीं पाएंगे तो वो क्या होंगे, एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। आपने IUCN स्टेटस से पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इंडेंजर्ड हैं। क्यों इंडेंजर्ड है? बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसेस दैट इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम, और ये इम्बैलेंसेस में एक एयर भी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसी के बारे में जिक्र है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हेडलाइन बनी रहती है हमेशा न्यूज़ में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इम्पैक्ट एंड इम्बैलेंसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अभी क्या देखा, एयर का कंपोजिशन देखा, एयर का स्ट्रक्चर देखा, बट एयर का पूरा टोटल मास वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने हाइट वाइज एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ग्राउंड से लेके उसके हाइट को नापते जाएंगे और उसको फिर हमने सेग्रीगेट कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इट होल्ड्स। ठीक है, कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, वहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं, उस हिसाब से हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर दिया है। तो एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। पहला जो लेयर है जो ग्राउंड से सबसे सटा हुआ रहता है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर जैसे चलो पहले हम लोग इमेज ही देख लेते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो ग्राउंड से जो बिल्कुल निकट में है, जो सबसे नज़दीक है, उसको ट्रोपोस्फेयर बोल रहे हैं। और जैसे ही ये ट्रोपोस्फेयर एंड होता है तो यहाँ पे एक सेग्रीगेशन लाइन होता है, उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज से आगे आप जाओगे तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर जाओगे तो इसको स्ट्रेटोस्पॉज बोलते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर जाओगे, स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर के बीच में जाएंगे तो एक सेग्रीगेशन है, वो उसको स्ट्रेटोस्पॉज बोलते हैं। मेसोस्फेयर के बाद फिर मेसोपॉज आएगा, फिर उसमें थर्मोस्फेयर एक लेयर होगा, फिर एक्सोस्फेयर लास्ट लेयर होगा। तो टोटल 5 लेयर्स हैं एंड सेग्रीगेशन जो है वो 3 है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड द मेसोपॉज। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसका अगर एवरेज हाइट देखें तो 13 किलोमीटर है। ठीक है, और ये हाइट ना हर लेयर का डिफरेंट होता है, हर लेयर का डिफरेंट नहीं होता है, मतलब हर जहाँ पे अर्थ का फॉर एग्जांपल आप देखोगे इक्वेटर और पोल रीजन है, तो इक्वेटर पे हाइट अलग होती है, पोल पे हाइट अलग होती है, इसीलिए एवरेज हाइट बताया गया है। तो एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। ठीक है, और द एयर वी ब्रीथ, जहाँ जो हम लोग हवा सांस लेते हैं वो यहीं का एयर होता है। ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। ठीक है, जो रेनफॉल होता है फॉर एग्जांपल इट इज़ कन्वेंशनल, साइक्लोनिक और ओरोग्राफिक रेनफॉल, वो सारा इसी लेयर में होता है। उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है, ये अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स, और ये ऑलमोस्ट फ्री होता है क्लाउड्स और वेदर फिनोमेना से, और इट इज़ मेकिंग अ आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन। जब भी आप एरोप्लेन में अगर आप चढ़े होगे तो आप जब देखोगे जब ये टेक ऑफ करती है एरोप्लेन तो उस टाइम टर्बुलेंस आपको फील होता है, टेक ऑफ करती है, एंड वंस इट रीचेज द स्ट्रेटोस्फेयर तब जाके वो स्टेबल हो जाती है, तब आपको ज़्यादा मूवमेंट पता नहीं चलता, आपको लगता है कि चल भी रही है कि नहीं चल रही है, आप बस बैठे हुए हो। ठीक है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में करती है। जब ट्रोपोस्फेयर में आप फिर से लैंड करती है तब आप यू विल फील द turbulence और also you feel some pain in your ear because of the changing atmospheric pressure। ठीक है, जिस वजह से तो जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर इट कंटेन द लेयर ऑफ द ओजोन गैस इटसेल्फ। ठीक है, ओजोन गैस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रिवेंट द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन to enter in the earth। ठीक है, we have learned it protect us from the harmful effects of the sun rays। उसके ऊपर आएगा मेसोस्फेयर, ये 3rd लेयर है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव, और ये अप टू द हाइट 80 किलोमीटर्स रहता है। और जो मेट्रोराइट्स हैं फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ और प्लैनेट ही रोटेट नहीं करती, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, उसी में एक मेट्रोराइट्स होता है। तो अगर मेट्रोराइट्स अर्थ पे अप्रोच करता है तो मेट्रोराइट्स जो है इसी लेयर में बर्न आउट हो जाता है।
देन उसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। थर्मोस है तो वहाँ ही से आप टेम्परेचर ले लोगे कि इंक्रीजिंग हाइट की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। और आयोनोस्फेयर जो है इसी का पार्ट है, ठीक है। 80 to 400 किलोमीटर के रेंज में ये एग्जिस्ट करता है। रेडियो ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। रेडियो वेव जो है, जो भी अर्थ से ट्रांसमिट होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ को वापस कर देता है थ्रू दिस लेयर, ठीक है। आयोनोस्फीयर इज द बिकॉज यहाँ पे आयंस बहुत मिलते हैं, ठीक है। आयंस मतलब कोई भी एटम जिस पे कोई चार्जेस हो, प्लस या माइनस चार्जेस हो, ठीक है, उसमें उसको आयंस बोलते हैं। देन उसके ऊपर एक्सोस्फेयर हो गए। तो एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, जिसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा थिन एयर होगा वहाँ पे। लाइट गैसेज लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लो इनटू द स्पेस फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो सबसे जो आउटर लेयर है वो हमारा एक्सोस्फेयर है। उसके बाद आपका आएगा थर्मोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। तो ये 5 लेयर हैं जो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एटमोस्फेयर का, ठीक है।